दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज की हमारी इस डिबेट का मुख्य विषय हाल ही में आए 3 नए कृषि कानून। एक और सरकार इन्हें किसानों के हित के लिए एक ऐतिहासिक कदम बता रही है और बताते हुए अपना पीठ थपथपा रही है। वहीं दूसरी ओर किसानों को इनमें कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं और इसी के चलते उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इन 3 अध्यादेशों के पक्ष में कुछ लोग हैं तो कुछ विपक्ष में भी। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप भी बारीकी से समझें कि आखिर वो मुद्दा क्या है जिसने पूरे देश को लगभग रोक कर सा रखा हुआ है। हमारा प्रयास है कि इस डिबेट के माध्यम से आप अपने ही लोगों से अपनी ही भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से ये जान सकें कि आखिर इन तीनों कानूनों से किसानों को कैसे फायदा पहुंच सकता है या ये कानून किसानों का भविष्य में किस तरह नुकसान कर सकते हैं। मेरी एक तरफ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के पदाधिकारी जो जोर शोर से इन तीनों बिलों की तारीफ करने में लगे हैं, यानी कि इन तीनों अध्यादेशों के पक्ष में है। वहीं मेरी दूसरी ओर बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो इन तीनों कानूनों को काले कानून का नाम दे रहे हैं, यानी कि इन अध्यादेशों के विपक्ष में। ये डिबेट हम शुरू करें उससे पहले मेरा आग्रह है कि इस पूरे आयोजन में आप हम सब अपनी मर्यादा बनाए रखें और ऐसे किसी भी शब्द का उपयोग या व्यक्तिगत टिप्पणी न करें जिससे यहां बैठे किसी भी व्यक्ति के मन को कोई ठेस पहुंचे। जहां हमें ऐसा लगा कि शब्द अपनी मर्यादा खो रहे हैं, अपनी गरिमा खो रहे हैं, हम उसी समय इस डिबेट को खत्म कर देंगे। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ किसी लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए बल्कि गंभीर विषय को गंभीरता से समझने के लिए आए हुए हैं। इस मुद्दे से ठीक से समझना, इस मुद्दे को ठीक से समझना आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आगे चलकर इसी पर आपका भविष्य टिका हुआ है। डिबेट के दौरान मंच से जब कहा जाए तो आप सामने बैठे हुए श्रोता और दर्शक भी अपना सवाल संबंधित व्यक्तियों से पूछ सकते हैं, बशर्ते वो व्यक्तिगत ना हो। ये चीज का हम ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि यह डिबेट व्यर्थ बहस ना होकर एक सार्थक परिचर्चा के रूप में सिद्ध होगी। तो आज की हम हमारी इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से है कि भारत में कृषि सुधार की वर्षों से मांग की जा रही है। सरकार एक नया कृषि कानून लेके आई जो उनको लगता है कि किसानों के हित में है, तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर इसमें से क्या खामियां है? आप में से कोई एक जवाब दें और कोशिश करें कि सारे वक्ताओं को बोलने का समय मिले और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। धन्यवाद पुनीत भाई। देखिए, कृषि क्षेत्र में और जितने भी क्षेत्र हैं उसमें लगातार और निरंतर प्रक्रिया होती है सुधार की। सरकार ये जो 2 कानून लेकर आई है और तीसरा जो कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो उसमें संशोधन हुआ। इसमें जो सबसे पहला कानून है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इस कानून का आप अध्ययन करेंगे तो इसके चैप्टर 2 के क्लोज 3 में लिखा है कि कोई भी किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। अब इसमें सबसे ज्यादा वाहवाही लूटी जा रही सरकार के द्वारा, कोई भी कहीं बेच सकता है। अब यहाँ जितने किसान बैठे हैं और किसान नेता बैठे हैं, सबको पता है कि यहाँ का डालर चना पहले भी इंदौर जाता था, यहाँ का प्याज कहीं आसपास के प्याज खुद खेत से बिक जाता था और कहीं प्याज बाहर के व्यापारी भी आकर खरीदते थे। दूसरी चीज कही जा रही है कि ये तो आप इंदौर की बात कर रहे हैं, अब तो आप अंतरराष्ट्रीय बाहर भी ले जाकर बेच सकते हैं। तो जब बाहर ले जाकर बेचने की बात होती है तो ये कानून खुद ही फिर अपने आप में अंतर्विरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि इसके चैप्टर 2 के क्लोज 4 में लिखा है कि कोई भी पैन कार्ड के आधार पर खरीदी कर सकता है। तो जो व्यक्ति पैन कार्ड के आधार पर खरीदी करेगा तो वो पेमेंट देगा, इसकी क्या गारंटी है? उसका उदाहरण खुद हमारे खातेगांव क्षेत्र के 2 व्यापारी है जिन्होंने 2, 3, 4 करोड़ की लूट अभी हाल ही में की है। और इसके जो चैप्टर 2 के जो इसका क्लोज 3 है उसके सब सेक्शन 3 में फिर लिखा है कि जो खरीदी होगी उसमें 3 दिन के अंदर पेमेंट देने की बात की गई है। अभी जो मंडी है उसमें 1 दिन के अंदर पेमेंट होता है। मंडी के अंदर रजिस्टर्ड व्यापारी होता है, वही खरीदी कर पाता है। मंडी के अंदर उसको स्वीकृति मनी जमा करानी पड़ती है। तो इसमें कहा गया कि पैन कार्ड वाला खरीदी कर लेगा,
दूसरा 3 दिन की उसको छूट दी गई है। तीसरा इसमें कहा गया है, जो इसका पैरा 6 नंबर है उसमें कहा गया है कि मंडी के बाहर खरीदी होगी तो टैक्स 0 लगेगा। अब आप सोचिए, जब मंडी के बाहर खरीदी होगी टैक्स 0 लगेगा और मंडी के अंदर टैक्स लगेगा तो व्यापारी बाहर खरीदी करेंगे। जब मंडी के बाहर खरीदी होगी तो मंडी की जो इनकम है वो 0 हो जाएगी। जैसे इनकम 0 होगी, मंडी आप स्वतः ही ये जो व्यवस्था है चरमरा जाएगी। उदाहरण के लिए 2019 में इस मंडी की खातेगांव मंडी की दिसंबर की जो इनकम थी वो 80 लाख थी और इस साल की दिसंबर की इनकम मात्र 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए में ये मंडी बोर्ड क्या करेगा? यहाँ के कर्मचारियों को सैलरी देगा, यहाँ का बिजली बिल भरेगा, किस प्रकार मंडी चलेगी? दूसरी चीज, मंडी को अभी तक तो सरकार ने दुधारू गाय माना है। अभी तक तो मंडी बोर्ड का जो पैसा था वो अलग अलग नेता निकाल के रोड बनवाते थे, अलग अलग काम करते थे मंडी बोर्ड को। अब अचानक मंडी को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मंडी को बताया जा रहा है कि मंडी के अंदर ही किसान का सारा शोषण हो रहा है। मंडी के बाहर तो व्यापारी पलक पाउडर बिछाए हुए बैठे हैं कि आइए हम आपको ज्यादा भाव देंगे। तो मंडी के अंदर हर साल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आती है। मेरे पास सिवनी मंडी की प्रोजेक्ट की रिपोर्ट रखी है। सिवनी मंडी ने इस बार राज्य सरकार को बोला है कि 32 लाख रुपए का हम मंडी के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं। उनकी जो इनकम है उसके द्वारा खोलना चाहते हैं। तो ये कानून में जो सबसे बड़ी समस्या है, पैन कार्ड के आधार पर खरीदी, दूसरा 3 दिन की छूट, तीसरा 0 पर जब टैक्स लगेगा तो कहीं ना कहीं मंडी समाप्त हो जाएगी। और बिहार में 2006 में नीतीश कुमार जी ने यही गलती की थी। आज बिहार में देख लीजिए, सबसे ज्यादा यही किसी राज्य से पलायन होता है तो बिहार से होता है। जब लॉकडाउन हुआ उस दौरान हमने देखा दिल्ली से सबसे ज्यादा यदि मजदूर निकल के अपने घर को गए तो बिहार के गए, क्योंकि बिहार में जो मक्का हमारे यहाँ 1000-1200 बिक रहा है वो मक्का वहाँ 800-900 बिकता है, जबकि मक्का का समर्थन मूल्य 1800 रुपए है। तो किसानों की एक ही मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाया जाए। हेलो, जैसे रंजीत भाई ने बताया कानून को लाना पड़ा। मेरा सामने वाले जो पार्टी पक्षधर है उनसे एक सवाल है, वर्तमान कृषि उपज मंडी में ऐसी कौन सी नए लोग में ऐसी कौन सी अच्छाई है जो वर्तमान में हमारे मंडी अधिनियम में नहीं थी? दूसरा प्रश्न, वर्तमान कृषि उपज मंडी को आर्थिक रूप से बचाने के लिए इस विधि में क्या प्रावधान रखे गए? एक सवाल रखें एक बार में तो उसका उत्तर ज्यादा अच्छे से हम लोगों को सबको समझ में आएगा। सबसे पहले तो उपस्थित सभी भाइयों को मेरी ओर से सादर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि कम से कम ऐसे लोगों के सामने पक्ष रखने का अवसर दिया जो लोग क्षेत्र में और ग्रामों में जाकर लोगों के सामने पक्ष रखते हैं। मैं नहीं मानता कि ये बेंच पे बैठे हुए लोगों में ये क्षमता है, मैं ये मानता हूं कि सामने भी बैठे हुए सारे लोगों में ये क्षमता है। हम आपको पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से यहाँ कोई बहलाने फुसलाने की बात करें और आप बह जाएंगे, ये भी संभव नहीं। सबसे पहला विषय आया था मंडी के बारे में। सबसे पहले तो दिमाग में एक बात कर लें कि व्यवस्था में सुधार का कानून है, व्यवस्था को बदलने का नहीं है ना। या व्यवस्था को बदलने का तो ये हो गया कि शेड को तोड़ के नया शेड बनाए, और व्यवस्था में सुधार मतलब ये कहीं से कमजोर है उसको ठीक करें, जगह कम पड़ रही है और बढ़ाए। दोनों चीजों में मौलिक अंतर है। प्रश्न जो आया ये व्यवस्था में सुधार के भी है। प्रश्न आया कि व्यवस्था को बदला जा रहा है। एक तो व्यवस्था को बदला नहीं जा रहा है। सबसे पहली बात, मंडी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर मंडी के नुकसान भी बहुत सारे हैं। आप और हम सब भुगतते हैं। दिवाली के टाइम पे नीलामी तो छोड़ो, जब सोयाबीन निकल के आती है बाहर हाथ जोड़ते हैं कि कोई व्यापारी एक रुपका बना ले 50 रुपए कम में ही हमारी खप जाए, क्योंकि 3 दिन 4 दिन 5 दिन में नंबर नहीं आते। तब हम भुगतते हैं कि मंडी क्या होती है।
जब अच्छा भला भाव 3500, 3600, 3800 रुपए हो किसी फसल का, हमें मजबूरी में 3000 में ही फेंक के जाना पड़ता है। 3-3, 4-4 दिन किसान लाइन लगा रहता है। व्यापारी यहाँ कम बोली लगाते हैं, उधर उनके मुनीम और वो ज्यादा घूमते सीधे रुक के बनाने के लिए। आपको हमको सबको पता है कई ऐसे व्यापारी हैं जो किसी दिन मंडी में नहीं आए तो मंडी के भाव की हालत खराब हो जाती है। आपको रंग को पता, ये भुगतते हैं, ये वास्तविकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी 2 साल पहले तक डॉलर चने में यही हालत थी, जो डॉलर चने का उदाहरण दिया खातेगांव मंडी में कि 1 या 2 व्यापारी थे, जिस दिन वो नहीं आते मंडी बर्बाद हो जाती, आधी से ज्यादा ट्राली वापस। फिर मंडी के माध्यम से ही सरकार ने इस व्यवस्था को विस्तार करने का पहले प्रयास किया। हमारे यहां भी अजनास मंडी खोली, नसरुल्लागंज की गोपालपुर मंडी खोली, कोई लेने नहीं गया। और चूंकि हम एक सीमित दायरे में रहते हैं, अपने यहाँ की परिस्थिति देखते हैं। अगर आप में से कोई डूब क्षेत्र का किसान यहाँ बैठा हो, उस किसान से पूछ लो कि उसने जीवन में कभी मंडी देखी क्या, क्योंकि ये पास में ही पुनासा क्षेत्र में उसकी पूरी फसल हाट बाजार में ही बिकती है। वो कभी मंडी में गए ही नहीं, क्योंकि इतनी आसानी से उपलब्धि नहीं है। कहां मंडी खंडवा, एक कहां हरसूद और छनेरा थी, और अगली मंडी पकड़ेगा तो कहां सनावत। यदि कोई किसान हो तो आप पूछ ले। और ये एक जिले की नहीं, क्योंकि कानून जो बने पूरे देश को ध्यान में रखते बने, तो पूरे देश की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखकर तीसरा विषय आया अंबानी अडानी का। उसी कानून के चैप्टरों में यह भी लिखा है कि इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस देश के 22,000 हाट पॉइंट, मतलब हाट बाजार, जिन्हें चिन्हित किया गया है, और उन 22,000 हाट बाजार पॉइंटों के मूलभूत स्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया उस चीज के लिए भी आवंटित किया है, ताकि ये चेन वहां सुदृढ़ रूप से भी चले। एक ये विषय की मंडियां समाप्त हो जाएंगी। क्यों समाप्त हो जाएंगी? कि टैक्स लिए सरकार जो दिल्ली में संगठन बैठे हैं उनके साथ विचार भी कर रही है, बात भी कर रही है, और सरकार इसके लिए सहमत भी है कि भाई इसमें ये संशोधन किया जा सकता है। राज्य लगा सकते हैं कि इस पे टैक्स लगाया जा सकता है। इस पे टैक्स ना लगाने की कोई बात या कोई कारण नहीं है। तीसरा एक जो बाहर की खरीदी का विषय आया, उसके विषय में भी मैं आपको बता दूं, अभी जो वर्तमान में व्यापारी ने जो गड़बड़ की है उससे रिकवरी हो रही है। और पता है किस स्तर पर रिकवरी हो रही है? सिर्फ उसने जिनको चेक दिए वो चेक बाउंस होने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। उस व्यापारी का रजिस्टर जब्त कर, जिनके चेक भी नहीं है पर सिर्फ उसके रजिस्टर में नाम लिखे हैं, उन किसानों को भी पैसा देने की व्यवस्था की जा रही है। इसी के विपरीत जब ये कानून नहीं था, चांदीवाल नाम का एक व्यापारी मंडी से बाहर व्यापार कर भागा था। किसी ने 4 आने ले लिए हो तो बताओ, क्योंकि ये कानून नहीं था। मैं खातेगांव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको भी बात समझ में आएगी, मेरे को भी बात समझ में आएगी। इससे पहले और भी व्यापारी गए और उन व्यापारियों ने जितना मंडी में व्यापार किया था, मंडी के रिकॉर्ड में जितना पैसा था वो तो मिल गया, पर 4-4, 6-6, 8-8 लाख के मेरे ही बहुत नजदीकी नाम लेना अच्छा नहीं लगता है यार। ऐसे लोग हैं जिनके पैसे आज भी नहीं मिले। एक व्यापारी का मैंने नाम लिया, उसने पूरा व्यापार मंडी के बाहर किया, पूरा व्यापार, ट्रकों से गेहूं का व्यापार किया। आज भी वो व्यापारी दतिया में बैठकर मेगा में चला रहा है, अपना काम कर रहा है, और किसी किसान के पास प्रूफ नहीं है। और चूंकि ये कानून नहीं थे इसलिए उसका रजिस्टर जब्त करने की भी नौबत नहीं आई। किसान कहीं उसके खिलाफ आवेदन देने भी नहीं गए, क्योंकि पता था कि इसमें कुछ नहीं होगा। ये नए कानून के ही कारण संभव हुआ है कि इस व्यापारी का रजिस्टर जब्त कर उसमें जो सूचीबद्ध नाम है उन लोगों के साथ तक प्रक्रिया चालू हो रही है, न्याय की व्यवस्था की जा रही है। एक और विषय जो शायद अभी नहीं आया, आएगा, पर इसी मंडी एक सेकंड इसी मंडी का इसी कानून से संबंधित है। ये पहले ही चर्चा वो था कि न्यायालय में नहीं जा सकता किसान,
सारे मेरे बहुत प्रिय और सम्मानित किसान प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, संघर्ष करते हैं और मैं हमेशा समर्थन करता हूं अपनी सीमाओं में रहकर, चाहे मैं कहीं किसी पार्टी में हूं, कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद, आप कीजिए। कहां जाते हैं? तहसीलदार के पास, एसडीओ के पास, क्योंकि पता है स्थानीय परिस्थितियां और उसका हिसाब से त्वरित कार्रवाई यही अधिकारी कर सकते हैं। अभी तक इन्हें कानूनन इस बारे में कार्रवाई करने की पात्रता नहीं थी, मंडी बोर्ड ही इस बारे में कार्रवाई कर सकता था, इसलिए ये लोग उतनी सक्षमता से इस विषय में जब समस्या आती तो कार्रवाई नहीं कर सकते, मंडी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये इसमें जो एक प्रतिबंध है उसके खिलाफ ये विषय है कि इन्हीं का नाम लिया, क्योंकि कोर्ट में कभी कोई किसान जाता ही नहीं, और कोई किसान कोर्ट में चला गया तो अपील पे अपील के चक्कर में जो उलझेगा 5 साल 10 साल उसका निराकरण होना संभव ही नहीं है। इसी कारण इन मामलों में तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर और इस प्रकार के सिस्टम से पूरी आप किसान की शिकायत और उसकी पैरवी और सुनवाई की व्यवस्था हुई है। सबसे पहले सुलह बोर्ड है, फिर एसडीओ है, कलेक्टर है, इस प्रकार से व्यवस्था है। ये इसी कारण की गई है कि जो अनुभव है वो अनुभव ये बताता है कि जब भी समस्या आती है, चाहे किसान यूनियन हो, किसान पंचायत हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जो भी लोग आंदोलन करते हैं अंततः जाते हैं तहसीलदार और एसडीएम, कलेक्टर के पास, और निराकरण वहीं से होता है। तो जो हमेशा निराकरण करते आए हैं, क्यों ना उनको ही सक्षम अधिकार दिए जाए ताकि ये प्रक्रिया और तेज और सुलभ हो जाए। धन्यवाद। एक और दुखद सूचना है, मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूं। हमारे पूर्व विधायक, क्षेत्र के बहुत ही सम्मानीय नेता और देवास जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्याम होलानी जी का अभी कुछ ही समय पहले देहांत हो गया, कुछ ही मिनट पहले। ये अब भी हाल दुखद घटना हुई है। मैं जो हमारे संचालक महोदय उनके भी ध्यान में ये बात ला देना चाहता हूँ। देखिए, जानकारी जो आई है वो वाकई में दुखद है और हम सभी की ओर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि एक बहुत सम्मानित नेता और एक बहुत वरिष्ठ व्यापारी वो यहाँ के रहे हैं। नहीं, देखिए, जैसा कि एक विचार आपकी तरफ से आया है कि चूंकि एक परिचर्चा है और हम लोग आपस में ही हैं, परिवार के ही हैं, किसी भी अन्य दिन हम सब ऐसे ही बैठकर इस परिचर्चा को और आगे कंटिन्यू करेंगे। चूंकि मैसेज अभी ही आया है और यहाँ के रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, वो आप सब लोग कहीं ना कहीं उस परिवार से भी जुड़े हुए हैं, और जैसा कि आप लोगों का अभिमत हो उस तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। किसान साथी जो यहाँ बैठे हैं उन्हीं से मैं राय देना चाहूंगा, क्योंकि मामला थोड़ा सा दुखद है और इस तरीके का मामला है कि हमारे बीच के ही कोई व्यापारी हैं और इसी तरह हम किसी दिन भी आपस में डिसाइड करके कंटिन्यू कर लेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें निर्णय मंच नहीं लेगा, सामने बैठे कृषक बंधु हाथ में निर्णय लें और 2 मिनट के अंदर निर्णय दें। हेलो, मेरा किसान भाइयों से एक अनुरोध है, अगर वो इस चर्चा को निरंतर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हाथ ऊपर करके सहमति दे, और अगर वो इस चर्चा को स्थगित करना चाहते हैं तो स्वतः हाथ ना उठाए, हम समझ जाएंगे कि ये चर्चा यहीं पे समाप्त की जाए।